So today we will start thermodynamics. Thermodynamics. इसका जैसे नाम से क्लियर है, थर्मो मीन्स क्या होता है? थर्मो मीन्स हीट एंड डायनामिक्स मतलब मोशन। मतलब इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग मोमेंट ऑफ हीट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देयर सो मेनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू दैट। ओके, तो पहले डेफिनेशन लिख लो। राइट डाउन द डेफिनेशन। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस It is the branch of science which deals with energy and its transformation, which deals with energy and its transformation, comma, feasibility of a process oblique reaction, feasibility of a process oblique reaction, comma, extent of reaction, comma, extent of reaction, comma, criteria of equilibrium, etc. So these are the various things which we are going to discuss in this chapter, correct? So first we will discuss some basic terms, which we will be using in this chapter throughout. पहला टर्म है सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम इज नथिंग बट इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under consideration. यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जो कि हमारे कंसिडरेशन में है, जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, तो वही हमारा सिस्टम बन जाता है। करेक्ट? तो राइट डाउन, इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन। It is the part of universe under consideration. Right? सर ये सिस्टम मतलब फिजिक्स वाला, एमएलएम वाला? नहीं, सिस्टम मतलब हमारा यहाँ पे सिस्टम का मतलब बताया ना, मतलब क्या है वही तो बोल रहा हूँ भाई। यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जिसको कंसीडरेशन, हाँ, जो हमारे कंसिडरेशन में है, which we are taking into consideration, that is called system. सर जैसे कोई कंटेनर है, जैसे फॉर एग्जांपल कंटेनर है, हम इसके अंदर रिएक्शन करा रहे हैं, ये कंटेनर हमारा सिस्टम बन जाएगा। करेक्ट? गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट एक टर्म होता है सराउंडिंग। तो सिस्टम को छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्स क्या बन जाता है? सराउंडिंग। ठीक है? तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम is called surrounding. The remaining part of universe other than system is called surrounding. Okay? बात समझ आ गई कि नहीं? नेक्स्ट टर्म आता है बाउंड्री। बाउंड्री बाउंड्री क्या होता है? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो इंटरफेस होता है उसे बोलते हैं बाउंड्री। इट इज द इंटरफेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। राइट जाओ, इंटरफेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग।
इंटरफेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। बाउंड्री उतना समझ नहीं आया। हाँ, सिस्टम सराउंडिंग के बीच में जो इंटरफेस होता है, बाउंड्री मतलब क्या होता है? सिस्टम सराउंडिंग को जो चीज सेपरेट कर रही है उसी को बोलते, उसी इंटरफेस को बोल देते हैं बाउंड्री, राइट? ये तो हाँ, बाउंड्री आपका रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी बाउंड्री भी हो सकता है। बाउंड्री आपका फ्लेक्सिबल भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है। बाउंड्री आपका आइडियाबैटिक भी हो सकता है और डायाथर्मिक भी हो सकता है। इन दो टर्म का मतलब आपको नहीं पता होगा। आइडियाबैटिक मतलब नो एक्सचेंज ऑफ हीट इज पॉसिबल, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ऐसी बाउंड्री जिसके अक्रॉस हीट का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। डायाथर्मिक मतलब एक्सचेंज ऑफ हीट इज पॉसिबल थ्रू। फिर आदियाबाटिक नॉन कंडक्टर और हीट से बना होगा शायद। हाँ, मतलब ऐसा मटेरियल होता है जो इंसुलेट करो। बात समझ आई कि नहीं? साइड लिखना है, क्या हुआ? ये साइड लिखूं मैं। हाँ, ऑब्वियसली लिखना है भाई। इसमें तो कोई डाउट है? जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ सब कुछ लिखना है। डन? यस नाउ जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ दो फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। सिस्टम कैन, ऐसे लिखना, सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग इन टू फॉर्म। तो बेसिकली एनर्जी की दो फॉर्म होती हैं, एक तो वर्क होता है और एक हीट होता है। ये दोनों ही एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो सिस्टम सराउंडिंग के साथ वर्क या हीट, इन दोनों फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, राइट? क्लियर? यस नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो बेसिकली तीन टाइप के सिस्टम होते हैं। एक तो ओपन सिस्टम होता है, क्लोज्ड सिस्टम होता है और आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड। व्हाट इज द ओपन सिस्टम? ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम जो कि सराउंडिंग के साथ हीट और वर्क या हीट या वी कैन से एनर्जी और मास दोनों को एक्सचेंज कर सकता है। A system which can exchange both matter as well as energy with the surrounding is known as open system. Write down: a system which can exchange both matter as well as energy with the surrounding is called open system. It's called open system. Clear? हाँ सर। अब यहाँ पे देखो, ओपन सिस्टम में जो बाउंड्री होती है, वन ऑफ द बाउंड्री हमेशा आपका इमेजिनरी रहेगा। पर मैटर को एक्सचेंज करने के लिए सिस्टम आपका ओपन होना चाहिए ना। ओपन है मतलब ये जो बाउंड्री होगी
तो फिर इमेजिनरी कौन सा है? ये बाउंड्री इमेजिनरी हो गई। देखो यहाँ पे कोई एक्चुअली कुछ ऐसा फिजिकल बाउंड्री थोड़ी ना एग्जिस्ट कर रही है, हाँ। तो दिस इज इमेजिनरी बाउंड्री। तो ओपन सिस्टम में हमेशा वन ऑफ द बाउंड्री हमेशा इमेजिनरी रहेगा, बिकॉज मैचर को एक्सचेंज करने के लिए क्या होना चाहिए, सिस्टम आपका कहीं ना कहीं से ओपनिंग होना चाहिए। तो जहां से भी ओपनिंग है वो बाउंड्री क्या बन गई, इमेजिनरी बन गई, बिकॉज वहां पे कोई फिजिकल थिंग नहीं है। करेक्ट। ये बात समझ आई। ये तो नेक्स्ट आप बता था क्लोज्ड सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ एनर्जी तो एक्सचेंज कर सकता है बट मैटर एक्सचेंज नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। लिख लो, a system which can exchange energy with the surrounding, a system which can exchange energy with the surrounding but not matter, a system which can exchange energy with the surrounding but not matter। ठीक है, तो इस टाइप से बंद होना चाहिए सिस्टम आपका, कोई ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। ओपनिंग होगी तो मैटर भी एक्सचेंज कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पे जो बाउंड्री है वो इमेजिनरी कभी भी नहीं हो सकती। देखो ये आपका हो गया रिजिड बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री मतलब मूव नहीं कर सकता। देख सकते हैं ये आपका क्या हो गया, फ्लेक्सिबल बाउंड्री हो गया। ये क्या है, पिस्टन है। पिस्टन मतलब आप इसको ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं। तो क्लोज सिस्टम में बाउंड्री आपका रिजिड हो सकता है, बाउंड्री फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, बाउंड्री डायाथर्मिक, बट बाउंड्री कभी भी इमेजिनरी नहीं हो सकता। एंड बाउंड्री कभी भी आपका आइडियाबैटिक भी नहीं हो सकता। बिकॉज यदि बाउंड्री को आप आइडियाबैटिक कर दिए, इट में भी आइडियाबैटिक, यस, बट सारी बाउंड्री रियल होंगी। ऑल द बाउंड्रीज आर रियल। यहाँ पे बाउंड्री आपका इमेजिनरी कोई भी नहीं हो सकता, राइट। ऑल दो रिजिड हो सकता है, फ्लेक्सिबल दोनों हो सकते हैं। हेलो, हाँ बताइए। ये क्या था आवाज आ रहा क्लियर। है? तो फिर मतलब अभी रियल होगा, क्लोज होगा। हाँ हमेशा रियल ही रहेगा। इमेजिनरी मतलब क्या होगा, ओपन बाउंड्री को इमेजिनरी बाउंड्री बोलते हैं। मशीन से मैटर का एक्सचेंज कर नहीं सकता, तो कभी भी यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं हो सकती। यदि ओपनिंग नहीं हो सकती मतलब इमेजिनरी बाउंड्री कभी भी नहीं हो सकता, राइट। हाँ। ओके। तो फिर ये सब बाउंड्रीज बाद बाद में काम आने वाला है। हाँ ये काम आएंगे ऑब्वियसली। ये सब क्यों पूछ रहे हो। नहीं लिख रहा, मैं लिख दिया था ना अभी। काम आने वाला तो पूरा अच्छे से लिखता है। हाँ सब अच्छे से ही लिखना है बाबा। यू हैव टू राइट एवरीथिंग वेरी नाइसली ओनली। ढंग से नहीं पढ़ोगे, फाउंडेशन वीक होंगे, फिर आगे नहीं समझ आएगा, तो उसमें प्रॉब्लम आगे का नहीं होगा, प्रॉब्लम पीछे का होगा। तो स्टडी एवरीथिंग वेरी नाइसली। क्लास में जो भी डिस्कस किया जा रहा है कुछ भी ऐसा नहीं है जो रेलिवेंट नहीं है। करेक्ट। हाँ हाँ सर। कुछ फैशन के लिए हमें थोड़ी पढ़ना है कि फैशन के लिए पढ़ना है ना। आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ ना तो मैटर एक्सचेंज कर सकता है ना ही एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है।
write down a system which can neither exchange and matter nor energy with the surrounding. A system which can neither exchange energy nor matter with the surrounding. हाँ सर। तो इसका बाउंड्री हमेशा कैसा रहेगा? बाउंड्री विल बी ऑलवेज रिजिड एंड आइडियाबैटिक. रिजिड आइडियाबैटिक बाउंड्री. डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में बाउंड्री कैसा होता है और ऑप्शन दे देगा. करेक्ट. इसलिए हर चीज को ढंग से पढ़ो. क्वेश्चन कैसा आएगा आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे. कुछ भी आ सकता है. डायरेक्ट क्वेश्चन आजकल आता है। आते हैं क्वेश्चन, खूब आते हैं. तो फिर क्लोज में भी आइडियाबैटिक होगा ना? क्लोज में आइडियाबैटिक भी हो सकता है, डायाथर्मिक भी हो सकता है. ठीक है, बस वहां पे इतना कंडीशन है कि कभी भी इमेजिनरी नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है. ऑल अदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल. The only thing which is not possible that boundary cannot be imaginary in the case of closed system. And the isolation system boundary must be rigid and boundary must be adiabatic. ये दोनों कंडीशन मस्ट है. ओके. आइसोलेशन में भी क्लोज होगा फिर? अरे भाई जब आइसोलेटेड है तो क्लोज तो हो ही गया. क्लोज में क्या होता है? मैटर का एक्सचेंज नहीं कर सकता, एनर्जी का कर सकता है. ये तो मैटर और एनर्जी दोनों का ही नहीं कर सकता, तो क्लोज तो ऑब्वियसली है. हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्टेट फंक्शन ऑब्लिक वेरिएबल. दोनों का एक ही मतलब है. वेरिएबल बोलूं चाहे स्टेट फंक्शन बोलूं, एक ही बात है. ठीक है. So what do you mean by state function or variable? So variable are nothing but, देखो सपोज कोई सिस्टम है, उस सिस्टम की जिस 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 प्रॉपर्टी को हम लोग मेजर करते हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज को बोलते हैं वेरिएबल. जैसे मतलब सपोज मैं बोलता हूँ कोई लेटर से आपको डिफाइन करने को बोला जा रहा है. लेट मी से सपोज डिफाइन योरसेल्फ. सबसे पहले आप क्या बताएंगे? अपना नाम बताते हैं, फादर्स का नाम बताते हैं, आप अपना प्लेस ऑफ रेसिडेंस बताते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सा क्लास में पढ़ते हैं, क्या नेशनैलिटी है, व्हाट इज द रिलीजन. सो ऑल these things. So these things are the properties or the characteristic which define you. In the similar fashion, to define a system there must be some properties. Correct. There must be some measurable properties. Only measurable properties को हम लोग बोल देते हैं वेरिएबल और स्टेट फंक्शन. बात समझ आई? अच्छा हाँ, तो फिर बाउंड्रीज भी तो एक प्रॉपर्टी के अंदर होगा? बाउंड्री इज नॉट एग्जैक्टली अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम. बाउंड्री तो अलग ही चीज है भाई. दैट इज नॉट द सिस्टम. बाउंड्री इज नॉट द प्रॉपर्टी. व्हाट? सिस्टम का प्रॉपर्टी. ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज के बारे में. the measurable properties of the system are known as state function or variable. तो लिख लेना, the measurable properties of the system are called state function or variable. The measurable properties of the system are called state function or variable. ओके. जैसे हमारा एग्जांपल देते हैं, जैसे प्रेशर हो गया, जैसे वॉल्यूम हो गया,
जैसे टेम्परेचर हो गया, जैसे नंबर ऑफ मोल्स हो गए, ये सब प्रॉपर्टीज। करेक्ट, बात समझ आई? वेरिएबल्स को दो टाइप में डिफाइन कर सकते हैं। वेरिएबल्स और दीज प्रॉपर्टीज कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, extensive properties and intensive properties. Extensive properties and intensive properties. So what are the extensive properties? What are the extensive properties? ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के साइज या मास पे डिपेंड करें, उनको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। करेक्ट, so write down properties which depend upon the size of the system which depend upon the size of system are known as extensive properties. नाउ अभी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है कि नहीं? तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, आप सिस्टम को सब डिवाइड कर दो। सब डिवीजन का मतलब समझते हैं? दो पार्ट में या तीन पार्ट में ब्रेक कर दो, कैसे भी कर दो, बस सिमेट्रिकली या सिमेट्रिकली ब्रेक कर दो बस। तो सिस्टम को सब डिवाइड करने के बाद ऐसी प्रॉपर्टी जो चेंज हो जाए उनको बोल देंगे हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो चेंज ना हो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक चौक का टुकड़ा लेते हैं और चौक के टुकड़े को बीच से तोड़ दो, तो क्या उसका मास चेंज हो रहा है क्या? तो मास कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? एक्सटेंसिव हो गया। क्या उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? तो वॉल्यूम भी क्या हो गया? एक्सटेंसिव हो गया। क्या डेंसिटी चेंज हो रहा है क्या? डेंसिटी चेंज होगा क्या? तो डेंसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि नहीं? नहीं होगा। तो सिस्टम को सब डिवाइड करने के बाद जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाए वो एक्सटेंसिव होंगी, और जो ना चेंज हो वो क्या हो जाएंगी? वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी, वो एक्सटेंसिव नहीं होती। करेक्ट, तो नीचे नोट करके लिख लेना, इफ अ सिस्टम इज सब डिवाइडेड, if a system is subdivided, then the properties which do change, then the properties which do change are called extensive properties. क्लियर? एग्जाम्पल लिख लो, मास, वॉल्यूम, एंड कुछ प्रॉपर्टी मैं लिखने जा रहा हूँ, उनसे अब अभी फैमिलियर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा फैमिलियर हो जाएंगे। तो अभी बस उनका एग्जाम्पल लिख लेना, मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, ये सब आगे पढ़ेंगे। ओके, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी,
gives free energy, etc. Clear? हो गया? हो गया भाई? Yes, sir. नेक्स्ट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टी जो कि साइज पे डिपेंड नहीं करती हैं, केवल नेचर ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती हैं, उनको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो लिखो प्रॉपर्टीज which do not depend upon the size of system, properties which do not depend upon the size of system but only upon nature of system, but only upon nature of system are known as intensive properties, are known as intensive properties। इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई देम? तो एकदम सिस्टम को सब डिवाइड करेंगे, तो सब डिवाइड करने के बाद ऐसी प्रॉपर्टी जो कि चेंज ना हो वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी। तो नोट करके लिख लो, इफ अ सिस्टम इज सब डिवाइडेड, if a system is subdivided, then the properties which do not change, then the properties which do not change are called are intensive properties, are intensive properties। ओके? Yes, sir. नाउ सपोज मैं चौक के टुकड़ों को बीच से तोड़ता हूँ, क्या उसका डेंसिटी चेंज होता है? नहीं चेंज होता है। टेम्परेचर चेंज होगा क्या? Yes, sir. तो टेम्परेचर भी नहीं चेंज होगा, इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन गया। ओके? तो जैसे डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर भी हो गया। प्रेशर भी नहीं चेंज होता है डिवाइड करने से। मोलर हीट कैपेसिटी हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर एंथैल्पी हो गया, मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी, मोलर गिव्स फ्री एनर्जी, मोलर गिव्स फ्री एनर्जी, EMF of the cell, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। करेक्ट? बात समझ आ गई कि नहीं?
हाँ सर। ठीक है। ओके, नाउ नोट करके पॉइंट लिखना। देखो सपोज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, बाय वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम। मास क्या है आपका, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि नहीं। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि नहीं। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। रेशियो ऑफ टू extensive properties is an intensive property। बात समझ आई, यस सर। कॉपी कर लो। यस सर कर ली। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेस। व्हाट डू मीन बाय प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जब भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएं या सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाए तो हम लोग बोलेंगे भाई कि प्रोसेस हुई है। प्रोसेस होने का मतलब क्या है कि सिस्टम की प्रॉपर्टी या सिस्टम की स्टेट में चेंज होना चाहिए। A process is said to occur if the state of the system changes। लिख लेना, the process is said to occur if the state of system changes। Process is said to occur if the state of system changes। सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया, सिस्टम की किसी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी में चेंज हो गया तो हम लोग बोल देंगे भाई कोई ना कोई प्रोसेस हुई है। कर ये बात समझ आती है। सिस्टम का स्टेट चेंजेस मतलब ऐसे सॉलिड से नहीं, गैस पब ऐसा। स्टेट मतलब मैंने ऊपर अभी क्या पढ़ा, स्टेट फंक्शन या वेरिएबल, ये स्टेट का मतलब होता अच्छा ये वाला। हाँ तो है। अच्छा वैसे तो लिख देता हूँ मैं स्टेट जब मैं बोलता हूँ तो सुनते हो कि नहीं सुनते हो। नहीं वो तो स्टेट था तो ईयरफोन निकाल लेते हो। फिर मैं बोला ना बिना ईयरफोन के पूरा ऊपर में क्लास से। स्पीकर ऑफ कर देता हूँ। हाँ ना। जब मैं बोलता हूँ स्पीकर ऑफ कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मतलब सिस्टम की मेजरेबल प्रॉपर्टीज में चेंज होना, और सिस्टम की मेजरेबल प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम। वही तो स्टेट है। बात समझ आई। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोसेस। टाइप्स ऑफ प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहे। प्रोसेस in which temperature remains constant, उनको बोल देते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस।
दैट इज dt इज इक्वल टू 0 होगा, नो चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, सेम होता है। आइसोबारिक का मतलब क्या होता है? प्रेशर सेम रहना चाहिए। प्रोसेस आइसो मीन सेम, बारिक मीन प्रेशर। ये सब तो मैं लिखाया था आपको गैसेस स्टेट में, हाँ वो ग्राफ के लिए। in which pressure is same, दैट इज यहाँ पे dt इज इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम आइसोकोरिक का मतलब क्या है? वॉल्यूम सेम रहना चाहिए, कोर में तो वॉल्यूम। dV इज इक्वल टू 0, वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम remains same। नेक्स्ट एक प्रोसेस है आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक प्रोसेस, एनर्जी सेम। आइडियाबैटिक का मतलब होता है प्रोसेस इन देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। प्रोसेस इन व्हिच नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि प्रोसेस इन विच एनर्जी रिमेन सेम। ऐसा नहीं लिख सकते। अगर ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है तो हाँ, एनर्जी का केवल हीट ही, एनर्जी का एक दूसरा फॉर्म भी होता है, दैट इज वर्क। बोला था ना, एनर्जी के दो फॉर्म होती हैं, एक वर्क होता है, एक हीट होता है। हीट का ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है, लेकिन वर्क का तो एक्सचेंज हो सकता है ना। सिस्टम पे वर्क कर सकता हूँ या सिस्टम वर्क कर सकता है, करेक्ट। जब आप काम करते हो तो एनर्जी लूज करते हो कि नहीं? हाँ करता हूँ। या उसके बाद जब जब आप खाना खाते हैं तो एनर्जी गेन करते हैं कि नहीं? हाँ ठीक है, तो काम करते हैं, एनर्जी लूज करते हैं, इसका मतलब ना आपके अंदर से हीट निकाली जा रही है, तो पकड़ के हीट के अंदर से सक कर ले रहा है ना, बिकॉज यू आर डूइंग वर्क, दैट्स व्हाई यू आर लूजिंग एनर्जी। तो एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं, तो हीट होता है, वर्क होता है। So there may not be any exchange of heat, but the work may be done by system or work may be done on the system. So due to which there may be energy change in the system, correct? बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर। चलो नेक्स्ट एक और प्रोसेस होती है साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जिसमें सिस्टम का इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो। प्रोसेस इन व्हिच initial and final state is same, process in which initial and final state of system is same। Process in which initial and final state of system is same, right? फॉर एग्जाम्पल देखो, एच से हमारे पास कोई पीवी ग्राफ है, मैं यहाँ से यहाँ गया, जैसे ए से बी गया, फिर बी से ए फिर से आ गया मैं, तो क्या बन जाएगा? साइक्लिक प्रोसेस। ए से बी गया, बी से ए पे फिर से आ गया, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो गई। वजह से हम लोग, मैं यहाँ से स्टार्ट किया दौड़ना, और जैसे ये ए है,
और दौड़ दौड़ के फिर से ए पे आ गया, ये भी क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। करेक्ट। तो जिसका डिस्प्लेसमेंट 0 वही साइक्लिक होगा। हाँ वो फिजिक्स में बोल सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नाम का टर्म हम लोग यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होना चाहिए। We are going to use the terminology of chemistry। बात एक ही। तो जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, हाँ इसमें मतलब टेम्परेचर सेम ही रहेगा, लेकिन बाकी का जैसे वो बाकी वेरिएबल चेंज करते हैं। यस, स्टेट सेम होने का मतलब सब कुछ सेम होना चाहिए, एवरीथिंग। हाँ ठीक। चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दो और प्रोसेस होती हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस? को भी ऐसे कि उसमें लिखो, मतलब पार्ट में। ये अलग टाइप का क्लासिफिकेशन है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रोसेस के पाथ को यदि मैं उल्टा कर दूं तो मैं इनिशियल स्टेट को रीऑब्टेन कर पाऊं, तो उस प्रोसेस को बोल देंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। अ प्रोसेस इन विच ऑन reversing the path of process the initial state of the system can be re-attained. Such processes are known as reversible process। प्रोसेस के पाथ को मतलब रिवर्स करके यदि आप सिस्टम की इनिशियल स्टेट को रीअटेन कर पाओ तो उस प्रोसेस को बोल देंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। जिन प्रोसेसेस में फिजिकल चेंज हो रहा है वो सब। नॉट एग्जैक्टली, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल चेंजेज में देयर इज डिफरेंस, मतलब दे आर एनालॉगस बट काफी डिफरेंस होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस। नो नो नो, दिस इज डिफरेंट थिंग। ये थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी की बात हो रही है। तो इसको इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। ओके, तो भाई डेफिनेशन लिखो भी समझ आएगा अभी। देखो, अ प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल if initial position of system and surrounding, the initial state of system and surrounding can be restored, if the initial state of system and surrounding can be restored by reversing the path of process, by reversing the not path, by reversing the direction of process. A process is said to be reversible if initial position of system and surrounding can be restored by reversing the direction of process. By reversing the direction of process. Otherwise it is called irreversible। ऐसा पॉसिबल नहीं है तो उसको हम क्या बोल देंगे, irreversible। तो यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। यदि कोई प्रोसेस में वो कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं तो प्रोसेस रिवर्सिबल होगी। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि रिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा वेरी स्लो होगी, इट विल बी वेरी स्लो। फास्ट प्रोसेस कभी भी रिवर्सिबल नहीं हो सकती। सेकेंड थिंग, द एक्सटर्नल प्रेशर will be almost equal to the internal pressure। फिर मैं P external is equal to P internal plus minus dP लिखता हूँ तो this dP will be negligible।
First point is that process should be very slow, and the external pressure should be almost equal to the internal pressure. Okay, and एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर में डिफरेंस बहुत ही कम है, तभी प्रोसेस काफी स्लो हो सकती है। ये डिफरेंस आप ज्यादा कर देंगे तो ऑब्वियसली प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। ठीक है, लेट अस से एक पिस्टन है, फॉर एग्जांपल लेट अस से एक पिस्टन है, लेट अस से पिस्टन है, लेट अस से बाहर का प्रेशर है आपका 1 atm और अंदर का प्रेशर भी 1 atm है और ये इक्विलिब्रियम पे है। आपने क्या किया, बाहर एकदम से प्रेशर को कर दिया 3 atm, तो बाहर के प्रेशर को आप सडनली 3 atm कर देंगे तो पिस्टन सडनली नीचे मूव कर जाएगी, राइट। इसका मतलब प्रेशर में डिफरेंस ज्यादा हुआ तो प्रोसेस स्लो हो ही नहीं सकती, वो फास्ट हो जाएगी। तो ये दोनों कंडीशन, these are same condition actually. If this condition has to be fulfilled, then इसको फुलफिल होना ही पड़ेगा, विदाउट इसके ये हो ही नहीं सकता, करेक्ट। Process should be very slow and that is possible if the external and internal pressure are almost equal. बात समझ आई कि नहीं? Under these condition only, जो मैं डेफिनेशन लिखा हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस का, वो पॉसिबल है। यदि ऐसा नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है रिवर्सिबल प्रोसेस की, हम लोग इसी कंडीशन को आगे क्वेश्चंस में या डेरिवेशंस में यूज करेंगे। जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस हमारे डिस्कशन में आएगा, तुरंत से हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि हम लोग इंटरनल प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर लिख सकते हैं या एक्सटर्नल प्रेशर को इंटरनल प्रेशर के बराबर लिख सकते हैं। ये बात समझ आई? यस, बताइए। जो आप बताए ना कि अगर सडनली 3 atm कर दे, हाँ हाँ, सडनली मतलब प्रोसेस स्लो कैसे हो जाएगा? नहीं बोल रहा नहीं होगा स्लो ना, तब ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता। प्रेशर डिफरेंस जब बहुत कम है, जैसे 1 atm में 1 atm में बाहर का प्रेशर कर दूं 1.00001 atm, अब आप देख सकते हैं प्रेशर डिफरेंस काफी लो है, तब क्या होगा, पिस्टन बहुत स्लोली नीचे मूव करेगी, मतलब इतना स्लोली नीचे मूव करेगी अभी आप उसको परसीव ही नहीं कर पाएंगे। बात समझ आई कि नहीं? Actually, in the reality, none of the process is reversible. Only this is the only ideal case. बात समझ आई? तो एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया इसको समझने के लिए। तो एग्जांपल क्या दिया है, जैसे ये पिस्टन है और पिस्टन के ऊपर मैं इस तरीके से कोई प्लेटफॉर्म रख रखा हूँ, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने एक सैंड का पाइल बना दिया, सैंड का पाइल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस को कैसे समझाया गया है, यहाँ से मैं एक सैंड पार्टिकल को हटा लेता हूँ। अभी तक एक सैंड पार्टिकल को हटाओ तो आप देख सकते हैं प्रेशर में कितना कम डिफरेंस क्रिएट होगा, राइट। एक सैंड पार्टिकल हटाने से इसके वेट पे क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन कुछ तो पड़ेगा ना, तो इतना कम प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। कुछ पड़ेगा। So to explain the reversible process, this very nice example has been given in the NCERT that it is so slow, मतलब practically it is not possible. That's why in reality none of the process is the reversible process. All of them are irreversible only. This is only the ideal case. And in our questions, in most of the time, we will be dealing with the reversible processes. And whenever we are dealing with the reversible process, then we can always equate the external pressure to the internal pressure. या कहीं पे भी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो अ प्रोसेस अकर्स वेरी स्लोली, आपके दिमाग में तुरंत से क्लिक करना चाहिए कि भाई रिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है। यदि रिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है मतलब एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर को हम लोग हमेशा बराबर रख सकते हैं। तो ये बात समझ आ गई? क्लियर हुआ?